Assalamu alaikum and good morning, and welcome you all guys in the lecture of the series of the epidemiology subject. आज के एपिडेमियोलॉजी के सब्जेक्ट में जो टॉपिक हम कवर करेंगे उसका नाम है आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन। आइए सबसे पहले अपना कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन क्या है और आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन और एपिडेमिक में क्या फ़र्क है। आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन में जब कोई भी बीमारी के नंबर ऑफ़ द केसेस किसी लिमिटेड जोग्राफिकल एरिया में और किसी लिमिटेड स्पेसिफिक पॉपुलेशन में तेज़ी से फैलता है तो उसको आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन कहते हैं, आउटब्रेक कहते हैं। जबकि एपिडेमिक वही डिज़ीज़ बड़ी तेज़ी से फैले और लार्ज जोग्राफिकल एरिया को और बड़े ग्रुप ऑफ पीपल को कैप्चर करे तो उसको एपिडेमिक कहते हैं। तो एपिडेमिक और आउटब्रेक में थोड़ा ही फ़र्क है। जबकि आउटब्रेक जो है ना, नंबर ऑफ़ द केसेस तेज़ी से फैलते हैं लेकिन वो लिमिटेड जोग्राफिकल एरिया और लिमिटेड ग्रुप ऑफ पीपल को कैप्चर करते हैं। जबकि एपिडेमिक डिज़ीज़ है वो भी तेज़ी से फैलता है लेकिन वो लार्ज जोग्राफिकल एरिया को और लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल को कैप्चर करता है। सो दिस इज़ द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन द आउटब्रेक एंड द एपिडेमिक। आइए अब हम चलते हैं कि आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन को कैप्चर करने के लिए या उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक स्पेसिफिक 10 स्टेप्स की इन्वेस्टिगेशन जो है ना फार्मूला है या मेथड है। इस 10 स्टेप्स के आउटब्रेक के 10 स्टेप्स इन्वेस्टिगेशन को कैसे मेमोराइज़ किया जाए और कैसे सीक्वेंस में याद रखा जाए, तो उसके लिए मैंने आपके लिए एक मैमोनिक जो है ना सेंटेंस बनाया हुआ है या जुमला बनाया हुआ है जिसके ज़रिए से आप आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन के 10 स्टेप्स को याद कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसको। Mr. CFD see if the David desire to achieve the infectious control। अब इस जुमले में जो ब्लू कलरेशन के जो लेटर हैं, अल्फ़ाबेट है, दीज आर दी एक्सप्रेस और एक्सप्लोर करते हैं आउटब्रेक के 10 स्टेप्स को। आइए इससे देखते हैं कि 10 स्टेप्स कैसे बनते हैं। द फर्स्ट वन इज़ द स्टेप्स इज़ द सी। सी इज़ फॉर द confirmation and diagnose the outbreak investigation। फर्स्ट सी से बनेगा confirmation and the diagnose the outbreak investigation। सबसे पहले एज ए बीइंग ए एपिडेमियोलॉजिस्ट, एज ए बीइंग ए पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट, आपको ये कंफर्म करना है कि वाकई ही ये डिज़ीज़ इस एरिया में, सपोज़ हेपेटाइटिस ए किसी ख़ास जोग्राफिकल एरिया में और किस ख़ास कम्युनिटी के अंदर के वाकई ही आउटब्रेक हुआ है कि नहीं। अब उस कंफर्मेशन करने के लिए आपने क्या करना है, उस कम्युनिटी के अंदर विज़िट करना है और उस कम्युनिटी में आपने डेटा लेना है पिछले 6 मंथ या 1 ईयर का। आपने देखा कि हर महीने में यहाँ पर हेपेटाइटिस के 1 या 2 केसेस जो है ना आइडेंटिफाई होते थे, लेकिन इस महीने में जो नवंबर के महीने में, सपोज़ नवंबर के महीने में एकदम 300 से 400 केसेस हेपेटाइटिस ए के जो है ना आइडेंटिफाई हुए हैं। तो आपने नंबर के ज़रिए से ये कंफर्मेशन हो गई है कि वाकई ही हेपेटाइटिस ए उस ख़ास कम्युनिटी के अंदर, उस ख़ास जोग्राफिकल एरिया के अंदर नंबर ऑफ़ द केसेस बढ़ गए हैं। सेकंड क्या है कि आपने ये भी देखना है कि वो हेपेटाइटिस ए किसी एक ख़ास ग्रुप को, उस कम्युनिटी को तो कैप्चर कर रहा है, लेकिन उस कम्युनिटी के अंदर बच्चे, बड़े, बूढ़े, मेल, फीमेल, सब के अंदर हेपेटाइटिस ए हो रही है। तो इसका मतलब हेपेटाइटिस ए ऑल ऑफ द ग्रुप ऑफ पीपल को अफेक्ट कर रही है। सो दिस इज़ द कंफर्मेशन एंड द डायग्नोस्टिक ऑफ द आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशंस एज द इन द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप्स में हम क्या करेंगे इज़ द एफ इज़ द फॉर्म द और मेक द आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन टीम।
सेकेंड स्टेप्स में हम क्या करेंगे, आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाएंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन टीम में कौन कौन लोग होने चाहिए, कौन कौन एक्सपर्ट हेल्थ केयर प्रोफेशनल एक्सपर्ट होने चाहिए। द फर्स्ट वन आपने ये याद रखना है, आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन में एपिडेमियोलॉजिस्ट, ओके, या फिर पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट, ये तो मस्ट है। बिकॉज एपिडेमियोलॉजिस्ट और पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट आपको आइडेंटिफाई करके देगा इस 10 स्टेप्स को, 10 स्टेप्स के थ्रू से आपको इन्वेस्टिगेट करके देगा कि यही वाकई ही ये डिज़ीज़ जो है ना आउटब्रेक इस पर्टिकुलर कम्युनिटी में हुई है, और उसको काज, एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट या वेक्टर के ज़रिए से फाइंड आउट करके देगा। लेकिन सेकंड जो पर्सन है वो टीम में माइक्रोबायोलॉजिस्ट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने बताया कि आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन स्पेशली ज़्यादातर जो है ना इन्फेक्शियस डिजीज़ की होती है, जो अछूत बीमारियों की बारे में आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। तो आपको पता है कि जो अछूत बीमारियां हैं वो कौन से पैथोजन के ज़रिए से होती है, वायरस, बैक्टीरिया एंड द प्रोटोजोआ, जो भी है वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और एनी अदर एजेंट्स विच इज़ काज द डिजीज़, जो डिजीज़ को जो है ना फैलाती है। थर्ड पर्सन आपने रखना है स्टैटिस्टिशियंस, ओके। नाउ व्हाट्स द फंक्शन। अब आपने ये सवाल किया स्टैटिस्टिशियन का यहाँ पर क्या काम है। जब आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो आप डेटा कलेक्ट करेंगे उस जोग्राफिकल एरिया में। हो सकता है उस जोग्राफिकल एरिया में 1000 या 2000 लोगों को जो है ना हेपेटाइटिस ए की आउटब्रेक से वो अफेक्ट हुए हों, तो उन सारे के डेटा को कैप्चर करना, उस डेटा को जो है ना किसी सॉफ्टवेयर में इंटर करना, फिर उसकी कोई एनालिसिस या रिज़ल्ट निकालना, तो ये सारा स्टैटिस्टिशियन का काम है। तो स्टैटिस्टिशियन का होना बहुत ज़रूरी है आपके आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन में। द फोर्थ वन आपकी होना चाहिए वेजिटेरियन डॉक्टर्स, या इसको कहते हैं जोनोलॉजिस्ट। जो वेटरनरी मेडिसिन का जो डॉक्टर्स है या जोनोलॉजिस्ट है, जो एनिमल्स के बीमारियों के बारे में जानता हो, उसको भी आपकी आपकी आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन टीम का मेंबर का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सी बीमारियां ऐसी है जो लाजमी नहीं है कि आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन जो है ना, आउटब्रेक जो कोई डिज़ीज़ हुई है वो वायरस या पैथोजन से तो हुई है, हो सकता है कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो एनिमल्स के ज़रिए से इंसानों में ट्रांसफ़र होती हैं। तो यहाँ पर जो है ना जो वेटरनरी मेडिसिन डॉक्टर्स या जोनोलॉजिस्ट का होना बहुत ज़रूरी है, जो एनिमल्स की बीमारियों के बारे में जानता हो और उसको ये पता हो कि ये बीमारी अगर इस एरिया में फैल जाए तो इससे ह्यूमन बीइंग या ह्यूमन पॉपुलेशन भी अफेक्टेड हो सकती है। जैसे कि कोविड-19 में आपने देखा था कि कोविड-19 जो है ना वेट मार्केट से जो है ना फैला था, मतलब बेड से जो है ना वो ट्रांसफ़र हुआ ह्यूमन बीइंग में। तो इस तरह से जो वेटरनरी मेडिसिन का डॉक्टर्स या फिर जोलॉजिस्ट का जो होना बहुत ज़रूरी है। एंड फिफ्थ में आपका डेटा कलेक्टर्स, या आप उसको कह सकते हैं सैंपल्स कलेक्टर्स। सैंपल्स कलेक्टर्स का भी आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन टीम में होना बहुत ज़रूरी है। 3 से 4 जो है ना आपके सैंपल्स कलेक्टर होने चाहिए, क्योंकि जब किसी एरिया में जब आप जाएंगे हेपेटाइटिस ए में, तो वहाँ से लाजमी बात है आप सैंपल, ब्लड के सैंपल, यूरिन के सैंपल, स्टूल के सैंपल्स, या हो सकता है किसी रेस्टोरेंट में कोई डिज़ीज़, रेस्टोरेंट के खानों की वजह से कोई डिज़ीज़ किसी ख़ास कम्युनिटी के अंदर जो है ना वो आउटब्रेक हुई है, तो आप उस रेस्टोरेंट में जाएंगे तो सैंपल कलेक्टर्स हैं वो डिफरेंट एरिया से जो है ना सैंपल्स कलेक्ट करेंगे। तब आपको स्पेसिफ़िक
जो है ना आउटब्रेक की जो है ना पैथोजेंस और एजेंट और सोर्स ऑफ द आउटब्रेक का पता चलेगा। अब आ जाते हैं द थर्ड स्टेप्स। द थर्ड स्टेप्स इज़ द डी इज़ द डिफाइन द केस। डिफाइन द केस। अब केस को डेफिनेशन कैसे करनी है, केस की डेफिनेशन का क्राइटेरिया क्या है। तो लाजमी बात है हर डिज़ीज़ की केस की डेफिनेशन जो है ना एक इंटरनेशनल एजेंसीज़ ने उसका कोई ना कोई क्राइटेरिया बनाया हुआ है। जैसे कि आपने कोविड-19 में देखा था, उसमें सार्स का वायरस के जो सार्स टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 उसके वेरिएंट आए थे, टाइप 1 टाइप 2 आए थे। फिर उसके बाद उसके लिए पीसीआर हुआ था, फिर उसके अंदर आपको फीवर होना चाहिए था, कफ होना चाहिए था, स्नीजिंग, कफ एंड दी रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम जिसमें सेचुरेशन ऑफ द ऑक्सीजन भी कम हो रही थी। सो इसमें केस डेफिनेशन के लिए जो इंटरनेशनल एजेंसीज़ या लोकल जो डिपार्टमेंट है, हेल्थ केयर डिपार्टमेंट है, उसने कोई ना कोई डेफिनेशन किसी डिज़ीज़ के लिए रखी या बनाई हुई है। अगर उस केस डेफिनेशन को फिट होते हैं तो हम कहेंगे दिस इज़ दी डिफाइन द केसेस ऑफ द आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन। तो इसमें दो टाइप्स की होती है केस डेफिनेशन। एक तो होती है बायोलॉजिकल, एक होती है साइंस सिम्टम के लिहाज से, तीसरा होता है एपिडेमियोलॉजिकल के लिहाज से। एपिडेमियोलॉजिकल मीन्स वो डिज़ीज़ वहाँ पर प्रीवलेंस ज़्यादा है तो वहाँ पर वही केसेस आपको नज़र आ रहे हैं। नाउ द फोर्थ वन इज़ दी आई। इफ़ आई, सी को हम रेस कर देते हैं, आई इफ़ इज़ आइडेंटिफाई the cases। आइडेंटिफाई द केसेस। आइडेंटिफाई ऑफ द केसेस, इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इज अ मे बी 3 टाइप्स। ओके, दैट इज द कंफर्म केसेस, and the second one is the probable case, and the third one is the suspected case। Now कंफर्म केस कैसे हो सकता है? कंफर्म केस ऐसे जैसे आपने कोविड-19 में देखा था, कोविड-19 के अंदर 90 के पीसीआर भी इसका पॉजिटिव प्लस साइन एंड सिम्टम्स जो थे कोविड-19 के वो भी मौजूद थे। तो दिस इज़ द कंफर्म केस ऑफ द कोविड-19 और इसको हम कहते हैं ट्रू पॉजिटिव। ओके, ट्रू पॉजिटिव केसेस। अब देखिए प्रोबेबल केस क्या था। प्रोबेबल केस में ये था कि पीसीआर उसका पॉजिटिव था लेकिन साइन सिम्टम नहीं थे, नो साइन सिम्टम, मतलब प्रॉपर साइन सिम्टम नहीं थे लेकिन पीसीआर उसके पॉजिटिव आ रहा था, तो इसको हम कह रहे थे फॉल्स पॉजिटिव केसेस, एंड दीज आर द प्रोबेबल केसेस। तीसरा केसेस सस्पेक्टेड केसेस ये था कि उनमें एक दो मतलब पीसीआर उसका नेगेटिव था लेकिन वन टिपिकल साइन जैसे कफ है, स्नीजिंग है, प्लस स्नीजिंग जो है ना मौजूद थी उनमें, लेकिन और साइन सिम्टम जो नहीं थे, फीवर था, स्नीजिंग था लेकिन और साइन सिम्टम नहीं थे। तो ये और वो केसेस कहाँ पे नज़र आए थे? उस एरिया में जहाँ पे कोई डिज़ीज़ आउटब्रेक हुई है, जहाँ पे डिज़ीज़ की प्रिवलेंस ज़्यादा है, आउटब्रेक है, तो ऐसे केसेस को हम कहेंगे सस्पेक्टेड केसेस। ओके, नाउ द फिफ्थ स्टेप्स हमारा है अगेन इज द डी इज द डिस्क्राइब और यू कैन से डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स। फिफ्थ स्टेप्स हम क्या करेंगे? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स। अब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स फाइंड आउट करने के लिए अगेन 3 एरिया है, टीपीपी 3 है, टीपीपी अकॉर्डिंग टू द टाइम, प्लेस एंड पर्सन। किसी एरिया में भी कोई डिज़ीज़ आउटब्रेक हुई है, सपोज़ हमने जो एग्जांपल लिया था हेपेटाइटिस ए का, तो हमने ये देखना था कि किस स्पेसिफिक मंथ के अंदर, किसी टाइम पीरियड के अंदर ये जो है ना नंबर ऑफ द केसेस ऑफ हेपेटाइटिस ए के जो है ना इंक्रीज़ हुए 400 to 500। सेकंड, किस ख़ास एरिया में, मतलब सपोज़ इस्लामाबाद के ख़ास एरिया शाहलादिता में जो है ना ये
केसेस, ये जो ख़ास टाउन है शालादिता के एरिया में, ये 500 केसेस आए हेपेटाइटिस ए के। अब देखिए कि किस पर्सन को ज़्यादा अफेक्ट कर रहे हैं, किस पॉपुलेशन के, उसी शालादिता के पॉपुलेशन में, लेकिन हो सकता है ये 20 से लेके 30 ईयर्स वाले पॉपुलेशन के अंदर ज़्यादा पाए जा रहे हों। मींस 75% इसने यंग पॉपुलेशन को ज़्यादा अफेक्ट किया है। सपोज़ 10 से लेके 20 ईयर्स वाले पॉपुलेशन को ज़्यादा 75% इन पॉपुलेशन के ग्रुप ऑफ पीपल को अफेक्ट किया है एज़ कंपेयर ऑफ एडल्ट और बच्चों के। क्लियर? सो इन द 5th steps we will go to an outburst irrigation, describe and collect the descriptive statistics according to the time, place and person. अब आ जाते हैं हम 6th स्टेप्स में। 6th स्टेप में अगेन इज द डिज़ायर। डी से हम क्या करेंगे, डेवलप दी हाइपोथेसिस। एंड डेवलप दी हाइपोथेसिस आपको पता है, इट इज़ अ प्रिडिक्शन, इट इज़ अजम्पशंस ऑन द बेसिस ऑफ द सम क्लूज। आप कोई हाइपोथेसिस बनाते हो और उस हाइपोथेसिस को अप्रूव करते हो। नाउ हाइपोथेसिस आपका कैसे बन रहा है, देखें, जब आपने देखा कि ये शालादिता एरिया में 500 केसेस ऑफ हेपेटाइटिस ए के आए हैं, ओके, और आपने देखा कि हेपेटाइटिस ए में तो 75% इन्होंने यंग पॉपुलेशन को अफेक्ट किया है, और ज़्यादातर पिछले ये कह रहे हैं, सबसे जो डेटा लिया ये कह रहे हैं वाटर सोर्स से हुआ है, वाटर सोर्स से। तो अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन अराइज होगा कि वाई द 75% पीपल्स इज़ बीन अफेक्टेड इन द यंग पॉपुलेशन ऑफ द हेपेटाइटिस ए in the Shaladita area. And the second one is the what are the source, which कौन सा source है जिसने सबसे ज़्यादा हेपेटाइटिस ए किया। maybe is a contaminated food, is a maybe due to the water supply की वजह से हुआ, या sewerage pipe, या sanitation ठीक नहीं है, या maybe another factors, या maybe after the rainy weathers। तो आपने देखा कि नहीं, जो ये पिछले 5 मंथ में आपने देखा कि जो लोग जो जहाँ पे वेल है, जहाँ से लोग पानी भरते हैं, वहीं पे जाके उन्होंने अपने कचरे वगैरह डंप करना शुरू कर दिए। जब वहाँ पर डंपिंग होने शुरू हुआ, सीडीए या किसी और डिपार्टमेंट ने वहाँ पर जाके डंपिंग करना शुरू कर दिया, कचरा गार्बेज वगैरह डंप करना शुरू कर दिया। उस वेस्ट मैनेजमेंट का जो लिक्विड फॉर्म है वो लीच होके उन्होंने अंडरग्राउंड वाटर को कंटामिनेटेड कर दिया। अब जब लोगों ने उस कंटामिनेटेड वाटर को लेना शुरू कर दिया, जो कचरा उसके बराबर में आके डंप होना शुरू हो गया, तो उससे जो है ना अंडरग्राउंड जो है ना वो कंटामिनेटेड हुआ, और उस कंटामिनेशन से जो लोगों ने उस वाटर को यूज़ करना शुरू कर दिया पिछले 2-3 महीने से, तो हेपेटाइटिस ए के केसेस वहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। सो दिस इज़ दी वे। ओके, नाउ दी 7th स्टेप्स आप देखेंगे, टी इज़ फॉर दी टेस्ट दी हाइपोथेसिस। नाउ दिस, ये जो प्रिडिक्शन जो आपने बनाई हाइपोथेसिस का, जो आपने जनरेट किया, तो आपने देखा कि किस वेरिएबल का किस आउटकम के साथ रिलेशनशिप है, तो उसको आपने टेस्ट करना है। और टेस्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, डेफिनेटली डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स से आप इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स हो जाएंगे। इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स से के ज़रिए से आप टेस्ट कर सकते हैं। और इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स के लिए आप क्या करोगे, एनालिटिकल स्टडी डिज़ाइन यूज़ करोगे। ओके, एंड देन यू विल गो टू फाइंड आउट दी एक्चुअल। तो एनालिटिकल स्टडी डिज़ाइन के लिए तो 3 मेथड है। आप क्रॉस सेक्शनल स्टडी डिज़ाइन करेंगे। स्टडी डिज़ाइन कौन सी, एनालिटिकल क्रॉस सेक्शनल स्टडी डिज़ाइन। क्रॉस सेक्शनल स्टडी डिज़ाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं आप, डिस्क्रिप्टिव भी कर सकते हैं और एनालिटिकल वे में भी कर सकते हैं। द सेकंड वन इज़ द कोहॉर्ट स्टडी डिज़ाइन एंड द थर्ड वन इज़ अ केस कंट्रोल स्टडी डिज़ाइन, टेस्ट द हाइपोथेसिस।
तो इस एनालिटिकल स्टडी डिज़ाइन से आप एक्चुअल रिस्क फैक्टर या कॉजेटिव फैक्टर जो है ना फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस फैक्टर की वजह से ये आउटकम जो है ना इस डिज़ीज़ या इस आउटब्रेक का ये आउटकम निकल रहा है, इसका कॉजेटिव फैक्टर या रिस्क फैक्टर ये है। नाउ इन द स्टेप नंबर 8 व्हाट यू विल डू, अचीव द एडिशनल, इसको कहते हैं एडिशनल स्टडीज़। अब एडिशनल स्टडीज़ में आप क्या करेंगे, यू विल गो फॉर दी एक्सपेरिमेंटल स्टडी डिज़ाइन। एक्सपेरिमेंटल स्टडी डिज़ाइन या कोई स्ट्रेटजीज़ या कोई ऑलरेडी कोई स्ट्रेटजीज़ बिल्टअप हो चुकी है उस आउटब्रेक के बारे में, तो उस एक्सपेरिमेंटल स्टडी डिज़ाइन से क्या निकल के आएगा आपका, कंट्रोलिंग एंड प्रिवेंटिव मेजर्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जब आपने एनालिटिकल स्टडी किया तो उसके नेक्स्ट स्टेप्स आप क्या करोगे, एडिशनल स्टडीज़ करेंगे। एडिशनल स्टडीज़ में आप एक्सपेरिमेंटल स्टडी डिज़ाइन करेंगे। एक्सपेरिमेंटल स्टडी डिज़ाइन जब आप देखेंगे उस हेपेटाइटिस ए के एरिया में आपने क्या किया, सेवरेज पाइपलाइन और उसको डंपिंग एरिया को आपने कहा कि भाई यहाँ पर डंप नहीं करना है, इससे दूर 1-2 किलोमीटर दूर डंप करें। और आपने पाइपलाइन उसकी जो है ना लीकेज जहाँ पे थी उसको आपने रिपेयर किया। तो इस रिपेयर करने के बाद और डंपिंग को अवे करने के बाद आपने देखा कि कुछ अरसे के बाद जो लोगों ने पानी पीना शुरू किया तो वहाँ पर हेपेटाइटिस ए के केसेस जो है ना कम होने शुरू हो गए। तब फिर आपने उस वाटर से नया वेल आपने लिया और उस वेल की जो है ना आपने वाटर से वाटर लेबॉर्ट्री से आपने टेस्ट किया और आपने देखा कि उस वाटर में अब कोई कंटामिनेटेड जो है ना वायरस या बैक्टीरिया या पैथोजन नहीं है। देन यू communicate to the pupils, just now you can use this water. Okay, so now the experimental study design से जो preventive और controlling measure या already मौजूद है या आप prepare करते हो तो उससे number of the cases और number of the outbreak के cases जो है ना minimize होना शुरू हो जाते हैं, reduce होना शुरू हो जाते हैं। then you will go for the next steps। next steps में क्या करेंगे, again I is for the implement the preventive and controlling measures। जब आपने प्रिवेंटिव और कंट्रोलिंग मेजर को आपने इम्प्लीमेंट किया तो इससे क्या होगा, डेफिनेटली रिड्यूस द नंबर ऑफ केसेस, क्लियर दैट, and again reduce the burden of the disease and reduce the cost of the care, and the second word is the improve the health of the ill people। लोग रिकवर होना शुरू हो गए और नंबर ऑफ द केसेस कम होने शुरू हो गए, कॉस्ट ऑफ द केयर कम होना शुरू हो गया। तो ये प्रिवेंटिव मेजर को जब आपने इम्प्लीमेंट किया उस एरिया में तो नंबर ऑफ दी हेपेटाइटिस ए के केसेस कम होने शुरू हो गए। और लाजमी बात है जो लोग जो हेपेटाइटिस ए के थे उनकी कॉस्ट भी कम होनी शुरू हो गई, हेल्थ केयर कॉस्ट भी कम हो गई, या मे बी दी इट इज़ दी इम्प्रूव दी हेल्थ ऑफ द दैट कम्युनिटी पीपल्स, और लोगों की हेल्थ भी इम्प्रूव होना शुरू हो गई। नाउ द लास्ट स्टेप्स जब वैन इम्प्लीमेंट करने के बाद, सो व्हाट्स यू विल डू, कम्युनिकेट। सी से फॉर द कंट्रोलर इज़ अ कम्युनिकेट द फाइंडिंग to where, at the policy making level। at the policy making level, at the legislation levels। ये तो आगे बहुत ही टफ है legislation करना, but at least you have been communicate at the policy making level, at administrative level। ओके, जब आप एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिसी मेकिंग लेवल पे जब रिज़ल्ट जो आपने प्रिवेंटिव और कंट्रोलिंग मेजर्स जब आपने अप्लाई किया और उससे नंबर ऑफ़ द केसेस जो है ना रिड्यूस होना शुरू हो गए और उससे हेल्थ केयर कॉस्ट भी कम होना शुरू हो गई और लोगों की हेल्थ इंप्रूव होना शुरू हो गया,
तो आपने वही रिज़ल्ट एट द पॉलिसी मेकिंग लेवल पर, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर, एंड द लास्ट वन इज़ फॉर द लेजिस्लेशन लेवल पे। अगर तो ये पॉलिसी जब बन जाएगी एट द पॉलिसी मेकिंग लेवल पे, उस स्पेसिफिक आउटब्रेक को कंट्रोल करने के लिए जो प्रिवेंटिव और कंट्रोलिंग मेजर जो आपने बनाया, तो नेक्स्ट टाइम के लिए क्या होगा, जब भी उसी टाइप का कोई आउटब्रेक होगा उसी एरिया में या उसी से रिलेटेड कहीं भी एरिया पे, तो ये पॉलिसी होगी और वही पॉलिसी को आप प्रॉम्प्टली अप्लाई करेंगे ताकि नंबर ऑफ़ द केसेस जो कोई डिज़ीज़ है वो आउटब्रेक से एपिडेमिक की तरफ ना चले जाए और एपिडेमिक से पैंडेमिक ना हो जाए। तो पॉलिसी बनने के बाद इट इज़ अ प्रिपेयर्ड preventive and controlling measures which is available for the next time in the future. If any such type of the same type of the outbreak has been happen in any particular community, you can control it in the minimum time and the minimum resources, and you can improve the health of the people, and you can reduce the burden of the disease and that particular community, and in the national level, in the local level, and the regional levels. आई होप मैं उम्मीद करता हूँ कि इस लेक्चर से आज आपका कंसेप्ट आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन के बारे में क्लियर हुआ होगा और इस मेमोनिक जुमले के ज़रिए से, सेंटेंस के ज़रिए से जो 10 स्टेप्स हैं, 10 स्टेप्स हैं आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन को जो सीक्वेंस फॉर्म में है, तो उसको कैसे मेमोराइज़ किया जाए, कैसे याद रखा जाए। एज ए बीइंग ए एपिडेमियोलॉजिस्ट, एज ए बीइंग ए पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट, आपको ये जो सेंटेंस है आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन का 10 स्टेप्स, ये आप हमेशा आपको याद रहेगा। आखिरी में मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको बेल आइकॉन को जो है ना हिट करें, प्रेस करें। जब आप प्रेस करेंगे बेल आइकॉन को, जब मैं न्यू लेक्चर अपलोड करूंगा यूट्यूब में, वो आपको विजुलाइज हो जाएगी आपके अपने यूट्यूब के वेबसाइट्स पे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा और प्रे कीजिएगा मेरे लिए। थैंक यू सो मच।